जय मां भारती। मैं भगवान सिंह नायक मां भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे बल एवं गति के नियम। जो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं वो आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। तो बल एवं गति के नियम। तो गति के नियम किसने दिए हैं? हमारे न्यूटन ने दिए। किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए। देखिए नियम न्यूटन। अब थोड़ा सा हम पहले बल समझ लेते हैं। देखिए बल क्या है, अगर हम परिभाषा देना चाहें, बल फोर्स क्या है? बल वहाँ भारी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता। अब स्थिति में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये विराम अवस्था में, सपोज ये टेबल पर रखा है, ये अभी विराम अवस्था में, तो ये विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगा। अब ये गति अवस्था में, सपोज ये टेबल है, यह सतह है कोई सी, इस पर ये बॉल लुढ़क रही है, ये बॉल लुढ़क रही है मतलब गति कर रही है, चल रही है। सपोज कुछ भी हम समझ देते हैं। तो देखिए बल क्या है? बल वहाँ भारी कारक है, मतलब बाहर से हम लगा रहे हैं। बल वहाँ भारी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। स्थिति में परिवर्तन का मतलब क्या होगा? देखिए ये विराम अवस्था में, चाहे तो हम इस पर बल लगाकर, इधर से हम बल लगाकर इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये इसको हम यहाँ से खसका देंगे तो खसक कर इतना आगे बढ़ जाएगी। ठीक, कितना भी हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये गति कर रही है, मतलब ऐसे ऐसे गति कर रही है। हम चाहे तो उधर से बल लगाकर इसको हम वहीं पर रोक सकते हैं। इस वस्तु को, गति करती हुई वस्तु को रोक सकते हैं। जैसे ये फुटबॉल है, सपोज कि ये क्या है? फुटबॉल है। ये फुटबॉल गति कर रही है, हम चाहे तो उधर से आए और इस पर, उधर से हम इसे रोक सकते हैं। इधर से ये क्या कर रही थी? गति कर रही थी, और उधर से हमने इसको क्या कर दिया? रोक दिया। तो रोका कब हमने? जब इस पर हमने क्या लगाया? इधर से बल लगाया, तब जाकर वो रुकी। तो अब देखिए ये वस्तु स्थिर थी, ये वस्तु कैसी थी? स्थिर थी। अब हमने बल लगाया तो इतना आगे खसक गई, तो यहाँ तक क्या हो गई? इसकी गति हो गई। तो बल क्या है? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अगर वो विराम अवस्था में तो उसे गति अवस्था में ला सकता है, अगर वो गति अवस्था में तो उसे विराम अवस्था में ला सकता है। वो क्या? अपना बल है। तो अभी हम बल के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम बल के प्रकार, जैसे देखें तो हम नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ये सब पढ़ेंगे। तो हम गति के नियम को समझने के लिए बस हम थोड़ा सा बल को हमने समझ लिया। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन के सम्मान में बल का मात्रक रख दिया है ऐसा ही मात्रक न्यूटन। और इसका सीजीएस में क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। और अगर हम संबंध देखें कि एक न्यूटन और एक डाइन में क्या संबंध है, तो एक न्यूटन मतलब कैपिटल N बराबर होता है 10⁵ डाइन, या हम इसको लिख सकते हैं डाइन। तो एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन, ये संबंध में। दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, तो उसमें हमसे एक गलती हो गई थी कि 1 AU बराबर था 1.495 × 10⁸ ऐसा लिख दिया था। वो इसलिए ऐसा हुआ था कि हमने किलोमीटर तो भूल ही गए थे जब हमने लिखा था 14.95 करोड़ किलोमीटर, तब था। तो वो 8 ना होके 11 है, क्योंकि इस किलोमीटर का 1000 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1495 × 10⁻11, क्योंकि 8 और 3 जीरो होगी इसकी, 8 3 11 मीटर। तो ये अपना सही है। तो वीडियो ध्यान से जरूर देखें, और कहीं ऐसा लगे कि डाउट है तो उसे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो ये हो गया अभी अपना बल। अब देख लेते हैं हम गति के नियम। तो गति के न्यूटन ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए गति के? न्यूटन ने 3 नियम दिए। तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो हम देख लेते हैं पहले गति का प्रथम नियम, कि प्रथम नियम क्या कहता है। देखिए अगर हम बात करें प्रथम नियम की, तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु किसी एक समान गति से गति कर रही है तो वह गतिशील अवस्था में है तो गति ही करती रहेगी। उस नियम को हम क्या बोलते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। कब? जब बाह्य बल की अनुपस्थिति हो, मतलब हम बाहर से कोई भी बल नहीं लगा रहे हैं, मतलब बाह्य बल का मान कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होगा? बाह्य बल। बाह्य बल का मतलब क्या है? जो हम लगा रहे हैं,
बाहर से हम कोई भी लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं या कोई सी वस्तु लगा रही है, अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो वो वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर वह एक समान गति से गति कर रही है, मतलब गतिशील अवस्था में है, तो वह गति करती रहेगी। कब तक गति करती रहेगी? जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगा जाए। अगर हम ना लगाएं तो गति करती ही रहेगी। वो कौन सा नियम होगा? प्रथम नियम। इसको और क्या बोलते हैं हम? जड़त्व का नियम कहते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे जड़त्व के प्रकार, जड़त्व का नियम। ये ठीक। तो प्रथम नियम किसके, मतलब प्रथम नियम को हम और क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते कि भैया कैसे परिवर्तन नहीं करना चाहिए। देखिए जैसा अभी हमने बल का देखा था, तो बल का देखा था हमने कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, सपोज कि ये टेबल पर ये रखा है, ये विराम अवस्था में, कैसे अवस्था में? अभी विराम अवस्था में। अगर ये विराम अवस्था में है तो कई वर्षों, कई सदियां बीत जाएगी, ये विराम अवस्था में ही रहेगा। जैसे अब ये बोर्ड टांगा है, इसको कोई भी मत निकाल कर ले जाओ यहाँ से, तो ये वैसा का वैसा ही टंगा रहेगा। तो विराम अवस्था मतलब ऐसा है, चल रहा है, ठीक है। ये कोई सी बॉल है, ये गति कर रही है, ये एंटी हो गई, बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, गेंद, ये गति कर रही है। तो ये गेंद गति करती ही रहेगी जब तक कि हम इसको रोक ना लेंगे। ये गेंद गति करती ही रहेगी, चलती रहेगी, ये से लुढ़कती 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 गति करती रहेगी, मतलब यूं गति करती रहेगी। अब ये कब रुकेगी? जब हम इसको रोकेंगे। ये गति कब करेगी? जब हम बाहर से बल लगाएंगे। तो अभी तो प्रथम नियम क्या कहता है? बाह्य बल की अनुपस्थिति, मतलब बाहर से हमें कोई भी बल नहीं लगाना है। ये अगर विराम अवस्था में टेबल पर बुक रखी है, किताब रखी है, कोई भी अपना कोई सामान रखा है, तो ये विराम अवस्था में ही रहेगा। जैसे अभी मेरे हाथ में ये मार्कर रखा है, अभी विराम अवस्था में है, तो ये विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि मैं इसको ऐसे ना घुमा दूं। अब देखिए ये गति कर रहा है, तो ये गति करता ही रहेगा। कब तक गति करता रहेगा? जब तक कि मैंने इसको रोक लूं। अब मैंने इसको रोक लिया, अब गति कर रहा है? नहीं। अगर मैं ना और ऐसे गति कर रहा है तो ये फिर तो गति करता रहेगा। तो ऐसे मैंने समझाने का प्रयास किया है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, अगर कोई गति कर रही है तो गति अवस्था में ही रहेगी। अब आप सोचते होंगे कि ये तो गति करने के कुछ बाद तो रुक जाती है गेंद। हाँ, वो इसलिए रुक जाती है कि देखिए ये ऐसे गति कर रही है गेंद, ये गेंद गति कर रही है, लेकिन नीचे ये धरती है, सतह है कोई सी, तो घर्षण बल लगता है और घर्षण बल गति के विरुद्ध करता है। मतलब गति अगर ये इस दिशा में कर रही है तो घर्षण बल किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में लगेगा। तो एक दूसरे का विरोध करेंगे, फिर जाकर रुक जाएगी, तो हम घर्षण के उसमें पढ़ेंगे। पर अभी समझ लेते हैं कि जो प्रथम नियम क्या कहता है, ये यही कहता है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहता है? क्यों कहते हैं कि जड़त्व की भी यही बात है, किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थ हो, मतलब विराम अवस्था में से गति अवस्था में नहीं आ सकती, अगर गतिशील अवस्था में तो विराम अवस्था में नहीं आ सकती वस्तु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। हम बोलते हैं कभी कभी कि चल भैया चल, कि जड़ लग गई। तो जड़ लग गई का मतलब क्या होगा? कि भैया जड़, जैसे कि एक पेड़ को, ये जड़, ये अपना पेड़ होगा, तो ये मिट्टी के अंदर जड़ होती है, तो पेड़ को बांधे रखती है। जड़ काट दोगे तो पेड़ वैसे गिर जाएगा, तो वो बांधे रखती है, मतलब अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वो क्या? अपना जड़त्व है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इसके कौन कौन से उदाहरण सामने हैं। तो जो हम उदाहरण पढ़ेंगे वो हमें जड़त्व में भी उदाहरण में काम आ जाएंगे। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं हम। अभी देखा हमने विराम, चलो विराम के देख ले। सपोज कोई वस्तु विराम अवस्था में, मतलब बस विराम अवस्था में, जैसे ही बस चलना स्टार्ट कर देती है, बस विराम अवस्था में जब बस अचानक स्टार्ट, मतलब आगे चलना या गतिशील अवस्था में आती है, तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। बस यूं आगे जा रही थी और हमें झटका ऐसा लगता है। तो वो क्यों लगता है समझते हैं। देखिए आप विराम अवस्था में थे, हाँ, मतलब आप ऐसे बैठे थे, ये आपके पैर ऐसे बैठे थे, ये अपनी बस थी। बस जैसे आपने चलना किया, ठीक, तो आपका पैर गतिशील अवस्था में हो गया, लेकिन ये वहीं का वहीं है, ऊपर वाला ये कैसा है? विराम अवस्था में ही है। तो जब ये विराम अवस्था में हुआ, देखिए, तो ये सपोज ये सीट है, ये कैसी है? ये सीट है, यहाँ पर आपका सर है, ठीक, ये आपका सिर है।
ये आपका सिर है। और जब बस गति करेगी तो सीट भी आगे बढ़ेगी, हाँ, तो सीट आगे बढ़ेगी और ये पूरी बस भी आगे बढ़ेगी। तो जब बस बढ़ेगी तो ये तो गतिशील अवस्था में आ जाएगा, पर बस जैसे आगे बढ़ेगी तो बस आगे जाएगी तो ये सीट ऐसे आ जाएगी, फिर ये, और ये आपका सिर इससे टकरा जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब बस विराम अवस्था में होती है तब अचानक आगे बढ़ती है, मतलब गतिशील अवस्था में आती है या गति करती है, तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। किसके कारण लगता है? तो विराम का जड़त्व कहते हैं, या फिर प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। जैसे प्रश्न आएगा कि बस के अचानक चलने पर बैठे यात्री को पीछे की ओर धक्का लगता है, किसके कारण लगता है? तो 3 नियम देगा, तो यूँ देगा गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या फिर जड़त्व में से देगा। तो किसके कारण? प्रथम नियम या फिर हम जड़त्व का। आगे हम जड़त्व पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। तो किसके लिए होता है, मतलब किसके कारण होता है? प्रथम नियम के कारण होता है। जब बस अचानक आगे बढ़ती है तो उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर धक्का लगता है। अब बस हो गया, अगर घोड़ा भी हो तो भैया घोड़े पे बैठा एक सवार है अश्वरोही, तो जब घोड़ा अचानक चलना स्टार्ट करेगा, ये होगा अपना घोड़ा, ये ऐसे ही बना देंगे, अब क्या उसका चित्र थोड़ी बनाएंगे, ये अपना घोड़ा होगा। तो घोड़े पर अगर ये सवार बैठा है तो जब ये अचानक घोड़ा स्टार्ट करेगा चलना तो इस व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगेगा, क्योंकि सेम कंडीशन बनेगी। देखिए बस में भी जब बस अचानक आगे बढ़ती तो पीछे की ओर झटका लगता था, इसमें भी क्या होगा, जब घोड़ा अचानक आगे बढ़ेगा तो इसमें बैठा असुर, मतलब घोड़े पे जो सवार व्यक्ति है उसको भी अपने पीछे की ओर झटका लगेगा। किसके कारण लगेगा? प्रथम नियम के अनुसार। प्रथम नियम मतलब न्यूटन का प्रथम नियम। किसने दिए सभी नियम? न्यूटन ने दिए। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब और देखिए उदाहरण, चलो कंबल। कंबल, कंबल में जब कंबल या किसी कपड़े में हम जब डंडा मारते हैं तो उसमें से धूल के कण गिर जाते हैं। कंबल में डंडा मारने से धूल के कण गिर जाते हैं, किसके कारण? विराम अवस्था में। और अभी हम समझ लेंगे, फिर जब हम पेड़ पौधों की डालियां हिलाते हैं तो फल नीचे गिर जाते हैं, मतलब पेड़ की डाली गिराने से फल नीचे गिर जाते हैं, किसके कारण होता है? अभी हम देखते हैं। देखिए अभी कंबल समझ लेते हैं। सपोज कि अपना कंबल है, ये ऐसा अपना कंबल है। अब इसमें छिद्र है, इसमें धूल के कण रखे हुए हैं। क्या है? इसमें धूल के कण रखे हुए हैं। देखिए जब हम इसमें डंडा मारेंगे, अब इसको हम एक करवट बदल लें, तो जब हम डंडा मारेंगे तो ये कुछ ऐसा फोल्डिंग होगा, जैसे ये सीधा था, तब हमने डंडा मारा तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? इधर दब जाएगा। तब इधर डंडा मारा तो फिर ये वाला डंडा इधर हो जाएगा, फिर यहाँ मारा तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए जब इसमें पूरी तरह कण ही कण थे, तो अब यहाँ के कण, जब ये डंडा मारा तो यहाँ के कण क्या होंगे? कहीं ना कहीं तो भागेंगे, मतलब ये वाले कण, ये पूरा एक ही था, पर जब ये झुक गया, मतलब हमने डंडा मारा तो नीचे दबा, तो ये कण क्या करेंगे? गिर जाएंगे। तो कण क्यों गिर गए? क्योंकि कंबल में हमने मारा, तो पहले कंबल स्थिर था तो कंबल ने गति कर ली। क्या होगा? कंबल, ये जो ब्लैक से बना है वो क्या? अपना कंबल है। क्या? अपना कंबल। और जो रेड है ये क्या? अपने धूल के कण हैं, धूल के कण हैं। तो देखिए पहले ये कैसा था? विराम अवस्था में था। सपोज ये तो समझ में आ गया, ऐसा था, ये विराम अवस्था में था। जब हमने इसमें डंडा मारा, खींच के एक लाइट डंडा आप और दिया खींच के इसमें, तो क्या होगा? इस प्रकार की गति उसमें होगी। अब घर पे प्रैक्टिकल तो आप करना, और जिसने कर लिया होगा वो समझ गया होगा। ठीक, तो क्या होगा? कंबल तो गतिशील हो जाएगा, क्योंकि हम करेंगे तो कंबल यूं यूं गति करेगा, कैसे गति करेगा? तो कंबल क्या होगा? गतिशील अवस्था में आ जाएगा, गति कर लेगा, लेकिन धूल के कण विराम अवस्था में रहेंगे। अब यहाँ इसके लिए कोई जगह नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं, इसके लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, तो यह करेगा नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा, अब हवा है, हवा इसको ऊपर उठा लेगी तो हवा में तैरने लगेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। पेड़ पौधे की डाली हिलाने से, अब देखिए ये अपना पेड़ की डाली है, ये अपने पेड़ की डाली है, ये इधर पत्ते लगे हुए हैं इसमें। अब इसमें एक अच्छा सा फल भी लगा हुआ है, ये अपना एक फल इसमें
लगा हुआ है। तो जब हम इसको हिलाएंगे तो डाली क्या हो जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी, डाली गति अवस्था में आ जाएगी पेड़ की शाखा, लेकिन फल वहीं विराम अवस्था में रहेगा। जब ये रहेगा तो ये फल यहाँ से टूट जाएगा और टूट कर ये नीचे गिर जाएगा, फल क्या होगा, टूट कर नीचे गिर जाएगा। तो क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इसको हिलाया तो पेड़ की डाली गतिशील अवस्था में आ गई, लेकिन जो फल था वो विराम अवस्था में था, इसलिए वो नीचे गिर गया, उससे अलग हो गया। तो आया समझ में। अब देखिए ऐसा ही कब होता है, गेहूं काटने में होता है। किसमें, जब आप गेहूं काटते हैं तो क्या होता है, घेंस उड़ती है, मतलब बारीक बारीक, जब हम सपोज के वो निकाल लेते हैं, हम गेहूं हमने निकाल लिए, फिर छोटी छोटी घेंस निकलती है, तब हम काटते हैं। तो अगर वो बोलते हैं सुबह सुबह उस पर सपोज की अपनी उम्बी है, क्या ये अपनी उम्बी है, ये गेहूं का एक पेड़ है, इस पर ही अपनी उम्बी लगी है, उम्बी बोलते हैं इसे, ठीक, हाँ। तो अब उम्बी पर क्या होगा, वो घेंस जम जाएगी, तब हम काटेंगे तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, किसको, इस गेहूं को। तो गेहूं को जब पकड़ेंगे हम तो क्या होगा, ये गतिशील अवस्था में आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो घेंस के कण है वो क्या रहेंगे, विराम अवस्था में रहेंगे। और जब विराम अवस्था में रहेंगे तो ये गिर जाएंगे। अब गिर जाएंगे तो हवा तो चलती रहती है, तो हवा इसको ऊपर उठा लेगी और हमारी नाक के थ्रू, मतलब कभी मुंह में चल जाए तो ठसका लग सकता है। तो वो किसके कारण होता है, ये भी अपना किसके हो जाएगा, गति का प्रथम नियम हो जाएगा। ठीक, गेहूं में हमने देख लिया। अब देखिए अगर हम इसकी और बात करें, जैसे कि बस घोड़ा, दोनों पहले कैसे थे, विराम अवस्था में थे। कैसे अवस्था में थे, विराम अवस्था में। अब ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब ऐसा भी होता है कि जब बस मतलब बस गति कर रही है और जब बस एकदम से रुक जाए, बस एकदम से रुक जाए, तो जब बस एकदम से रुक जाती है तो क्या होता है, इसमें बैठे यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। देखिए बस भी ऐसे चल रही थी, आप एकदम से रुक गया तो आपको भी ऐसा धक्का लगेगा। ठीक, ये अपनी बस हो गई, ये इसके पहिए हो गए, ये इसकी सीटर। जब बस चल रही है मतलब ये गति कर रही है, तब ये अचानक से रुक जाए तो इसमें बैठे हुए यात्री को आगे की ओर धक्का होता है। किसकी ओर, आगे की ओर धक्का होता है। क्यों, देखो बस भी गति कर रही थी, उसमें बैठा व्यक्ति भी गति कर रहा था। अब क्या हुआ, बस रुक गई, तो बस रुक गई तो हमारे जो पैर थे, इस पर जो बैठा था व्यक्ति, ये व्यक्ति बैठा था और यहाँ पर इसके ये पैर थे, तो पैर तो हो गए विराम अवस्था में आ गए, लेकिन जो ऊपरी वाला हिस्सा है, मतलब कमर से ऊपरी वाला हिस्सा है, वो गति कर रहा था उसके साथ। तो जैसे वो रुकी तो वो गति कर रहा था, तो गति करते करते आगे बढ़ गया। अब गति करेगा तो आगे बढ़ेगा, तो क्या हो जाता है, उसको आगे की ओर धक्का लग जाता है, आगे की ओर वो झुक जाता है। अब आपने ट्रेन में, बस में सफ़र क्या होगा, मोटरसाइकिल, बाइक पर, तो आपको अच्छे से अनुभव है और आप जानते हैं। बस आपको ये समझना है कि हाँ ये किसके लिए, किस कारण होता है, तो ये गति के प्रथम नियम के कारण होता है। किस कारण होता है, गति के प्रथम नियम के कारण होता है कि बस के, गतिशील बस के या चलती हुई बस के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। या घोड़ा, चलता हुआ घोड़ा जब अचानक रुकता है तो उस पर बैठा व्यक्ति या मतलब घुड़सवार को आगे की ओर धक्का लगता है या आगे की ओर झटका महसूस होता है। किसके कारण होता है, यह सब प्रथम नियम के कारण होता है। ठीक, तो अभी इसमें इतना ही उदाहरण बहुत है अपने लिए। चलो अब देखते हैं हम गति का सेकंड नियम। गति का सेकंड नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये सेकंड नियम कहता है। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम देखिए क्या कहता है द्वितीय नियम। सीधी बात यह है कि जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह त्वरित हो जाती है, मतलब वो गति कर लेती है। तो यही लिखना है द्वितीय नियम में कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, ठीक, या किसी वस्तु में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसमें, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। या मैं यूं लिख दे या यूं लिख दे, बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन। अब ये संवेग शब्द आया है तो पहले हम संवेग समझ लेते हैं, फिर आवेग समझ लेंगे, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी समझ लेते हैं कि द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम
संवेग में परिवर्तन की दर, ये डेल्टा लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अभी इतना याद रखना है। अब थोड़ा सा हम संवेग को समझ लेते हैं कि संवेग भाई साहब क्या कहते हैं, संवेग मोमेंटम। अब देखिए संवेग क्या है, संवेग किसी गतिमान वस्तु की माप है। किसकी माप है, गतिमान वस्तु की माप है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। देखिए मैं संकेत में लिख दूंगा कि P, इसको किसी दर्शाते हैं हम संवेग को P से, P बराबर mv। तो m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। m द्रव्यमान मतलब मास, वेलोसिटी v मतलब वेग, और P मतलब संवेग। ये क्या हुआ, ये वेग। तो हमें तो ये याद रखना है P बराबर mv होता है। तो P बराबर mv का मतलब क्या हो गया, संवेग हो गया। क्या हो गया, संवेग। तो संवेग क्या है, किसी गतिमान वस्तु की माप है। मतलब हम यूँ लिख सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। अब मात्रक भी देख लेते हैं हम। देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। तो किलोग्राम को क्या मैं केजी लिख दूं, ठीक। वेग का क्या हो गया, जब हमने देखा था गति में, तो वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया मीटर और प्रति सेकंड। तो पूरा एक साथ क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किसका मात्रक हो गया, संवेग का। देखिए मात्रक लिखते समय हम आसानी से मात्रक बना सकते, बस हमें उनका मेन फार्मूला याद होना चाहिए, P बराबर mv। तब ये याद है, तब हमें कि v में सूत्र भी आसानी से बना सकते हैं। तो यह भी समझ लेते हैं हम कि संवेग क्या हो गया। तो संवेग आया समझ में कि P बराबर mv को हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। अब देखिए मात्रा क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब देखिए तो हम इस संवेग को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बल को हम लिख देंगे F, ये डेल। संवेग को अभी हमने देखा क्या लिख सकते हैं, P बराबर, मतलब इसको संकेत में लिख दे तो P, क्या लिख देंगे, डेल P। अब क्या लिख सकते हैं हम इसे, के F समानुपाती, या इसको हम हटा भी सकते हैं, डेल P का मान क्या होता है, P बराबर mv। क्या होता है, P बराबर mv। तो क्या लिख देंगे हम mv, ये लिख देंगे हम mv। अब देखिए F, इसको हमने हटा दिया तो एक कोई ना कोई एक नियतांक आता है जब भी हम ये अनुक्रमानुपाती समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। तो हमने मान लिया कि k, और हमने मान लिया कि k का मान क्या होता है, 1। मतलब k के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 हम लिख सकते हैं। तो डेल बराबर क्या बचा, mv। तब देखिए अगर हम बात करें कि द्रव्यमान की, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, m बाहर कर m डेल v। क्या लिख सकते हैं हम, डेल v लिख सकते हैं। और इस ये डेल p को हम लिख सकते हैं डेल p बटे डेल t, क्योंकि संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो इनके सबके बटे में क्या होगा, डेल t, इसके बटे में डेल t, इसके बटे में डेल t। अब देखिए द्रव्यमान, हमने द्रव्यमान के को बाहर क्यों कर दिया, देखते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कितना भी हो, जितना हो, और उसे आप कहीं पर भी ले जाओ दुनिया में, अपने सभी ग्रह पर ले जाओ। अब पृथ्वी तो अपना है, यहीं पर ही है, हम पृथ्वी से छोड़कर बुध पर ले जाओ, मंगल बृहस्पति पर ले जाओ, शुक्र पर ले जाओ, शनि, अरुण, वरुण, कहीं पर भी ले जाओ, चांद पर ले जाओ, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान नो चेंज। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान नो चेंज। सपोज जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, कितना है, 100 किलोग्राम है, तो इसे आप कहीं पर भी ले जाओ तब भी क्या रहेगा, 100 किलोग्राम। जैसे आप चांद पर ले गए तब भी 100 किलोग्राम, मंगल पर ले गए ले जाओ, बृहस्पति पर ले जाना ले जाओ, शनि, अरुण, वरुण, कहीं पर भी ले जाओ। बदलता क्या है, भार। क्या बदलता है, भार। W बराबर होता है mg, इसको हम भार बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो ये बदल जाता है, क्या बदल जाता है, भार बदल जाता है। जैसे अगर किसी वस्तु का हो 600 न्यूटन का भार हो, तब आप इसे चांद पर ले जाएंगे, तो चांद पर ले जाएंगे तो उस पर प्रभाव इसका कम हो जाएगा। मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का जितना होता है वहाँ पर उसका 1/6 होता है, मतलब 1/6। तो चांद पर क्या होगा, चांद पर वो होगा जो यहाँ पर पृथ्वी पर है, मतलब यहाँ पर है उसका 1/6, मतलब 600 है तो 600 का क्या हो जाएगा, 1/6। 6 कम 6 कितना बचा, 100। मतलब जो यहाँ पर है
कितना है इसका भार 600 न्यूटन, वहाँ पर कितना होगा 100, पृथ्वी पर 600, वहाँ पर कितना होगा 100, लेकिन द्रव्यमान 100 था तब भी कितना है 100, जितना भी रहेगा जो भी इसकी मात्रा है 100, 200, 300, 400, 500, 1000 कुंटल जो भी क्या रहेगा, नो चेंज, द्रव्यमान नो चेंज, ये चेंज हो जाता है, इसलिए ये बाहर कर दिया हमने, चेंज नहीं होगा। अब देखिए हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो डेल वी बटे डेल टी क्या दर्शा रहा है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तब जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ए मतलब क्या हुआ, त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण को हम क्या बोलते हैं, मंदन, रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर एम ए, ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन फार्मूला बन गया। देखिए एम, अब ये था बस इतना सा, डेल वी बटे डेल टी को हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण लिख दिया, ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इसके मात्रक की बात करें हम तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम केजी, और ए का क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेटर, आप बोलते हैं गाड़ी में चलते ढूंढ ढूंढ ढूंढ, एक्सीलरेटर दबाओ, एक्सीलरेटर घुमाओ, जितना ज़्यादा रेस दोगे उतनी ज़्यादा भागेगी, वो एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन क्या है, त्वरण है। तो एक तो इसका मात्रक हो गया, ए बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हमने जब प्रथम नियम पढ़ा था तो उसमें बल की परिभाषा मिलती है कि बल कैसा है, कि बल उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। इससे एक व्यंजक मिलता है, फार्मूला मिलता है कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है एफ बराबर एम ए। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे यह निष्कर्ष निकला कि अगर बल शून्य है तो त्वरण का मान भी शून्य होगा, ठीक। अब देखिए ये हमें याद रखना कि एफ बराबर एम ए। अब इससे एक होता है अपना, अभी हमने देखा संवेग, तो ये अपना दूसरा नियम हो गया कंप्लीट। क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इससे हमें एक सूत्र मिला है बराबर एम ए। अब छोटे छोटे अंकिक सवाल तो हम ऐसे कर सकते हैं, बराबर एम ऐसे अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दे दे और ये बल दे दे, सपोज कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हमें 10 दे दिया, 10 किलोग्राम, और बल दे दिया हमें, बल का मान दे दिया 20 न्यूटन, तो हम इससे काट देंगे, हो जाएगा बटे में 10, तो 2, इसका त्वरण कितना निकलेगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फार्मूला याद रहेगा तभी हम ऐसे अंकिक सवाल को हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए द्वितीय नियम से हमें क्या मिला, एफ बराबर एम ए, और ये होता क्या था, एफ समानुपाती डेल पी बटे डेल टी। अब होता है अपना एक संवेग, इससे संवेग देख लिया। अब हमने देख लेते हैं एक आवेग, क्या देख लेते हैं हम, आवेग। आवेग क्या है, बल के माप है, क्या है, बल के प्रभाव के कुल माप है। तो आवेग की हम परिभाषा लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर किसी बल को अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाए, मतलब कम समय के लिए लगाया जाता है, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। देखो बातें हो सकता है परिभाषा समझ में ना आई हो, पर सूत्र में आवेग समझ में जाएगा। आवेग बराबर क्या लिख दिया, आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल, समय अंतराल मतलब जब हम किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए बल लगाते हैं तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। अब आवेग का मात्रा क्या हो जाएगा, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन एन, और समय अंतराल समय का क्या होता है, सेकेंड, तो आवेग का मात्रा क्या होगा, न्यूटन सेकेंड, क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। देखा ये कैसे आ गया, तो अब हमें ये याद थे, बल का मात्रक न्यूटन, अभी देखा समय का सेकेंड, तो ये होता है आवेग। अब देखिए अगर हम इनकी बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण हम अच्छे से देख लेते हैं। जब हम कैच करते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट खिलाड़ी, कोई सा भी खिलाड़ी हो, जब वो कैच करता है तो बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, ताकि उसे चोट कम लगे, चोट कम लगे। अब देखिए उसे समझते हैं कि कैसे, देखिए अब थोड़ा सा आप यूँ समझिए, एक फार्मूला आपको सभी को मालूम होगा, दूरी वाला, उदाहरण से समझते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, मतलब डिस्टेंस डी बराबर चाल इंटू समय, एस स्पीड, चलो दूरी बराबर चाल इंटू समय। अगर दूरी नियत है, दूरी नियत है तो
जब चाल अगर ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। चाल कम, जैसे हमें यूँ बोल देते हैं हम कभी कभी, सपोज किसको हमने ले लिया 300 ले लिया, कितना ले लिया हमने 300 ले लिया, चाल हमारी है 50 की स्पीड, तो हमें कितना लगेगा 6 घंटा लगेगा। कितना लगेगा 6 घंटा, क्योंकि 6 पंजे 30, 300। अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ा दें, कितना कर दें 60 कर दें, ठीक, इस स्पीड को हमने कितना कर दिया 60 कर दिया। अब कितना समय लगेगा हमें 5 घंटा लगेगा। अब कितना लगेगा 5 घंटा, क्योंकि 6 पंजे 30, ये नियत वैल्यू है, बदलने वाली नहीं है। देखो क्या हुआ, अब समझना, बहुत अच्छी बात है, गणित में बहुत काम की बात है। जब हमने स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम क्या होगा, देखो पहले 6 था अब 5, मतलब टाइम घट गया। जब एक बढ़ेगा, गुणा में क्या होता है जब ऐसा हो, ये चीज़ें नियत हो मतलब ना बदलने वाली हो, तो जब एक बढ़ेगा तो दूसरी घटेगी, मतलब चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, समय घटेगा मतलब चाल बढ़ेगी, समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी। देखिए अब समय 5 से कितना होगा 6, तो चाल घट गई, पहले थी 60 अब हो गया 50। इसको अब ऐसे समझिए, बल क्या हो गया F और क्या हो गया अपना टाइम का T, टाइम T। अब देखिए जब टाइम बढ़ेगा तो बल कम होगा, जब टाइम बढ़ेगा तो बल कम होगा, और जब बल कम होगा मतलब टाइम ज़्यादा है, ठीक। ये आवेग टाउ। तो क्या समझ में आया, देखिए कि जब टाइम ज़्यादा अधिक तो बल कैसा होगा कम, कैसा होगा बल कम, और जब बल होगा अधिक इसका मतलब क्या है कि टाइम क्या है कम। अब समझते हैं, जब हमने सपोज ये व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये गेंद इधर से आ रही थी, इस कैच को करना था, तो हाथ इसके यूं थे, ये इसके हाथ यूं थे कैच करने के लिए। अब इसने क्या किया, यहाँ पर कैच ना करके इसको पीछे खींचते हुए कैच को धीरे 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 यहाँ तक ले आया। अब ये यहाँ पर अपनी बॉल को कैच करता है, ये कैच अब उसने कर लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में क्या हुआ, टाइम बढ़ा। जब टाइम क्या होगा ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो क्या होगा बल कम होगा, मतलब गेंद उस पर बल कम लगाएगी। गेंद अगर बल कम लगाएगी तो उस भैया के जो हाथ है उसमें चोट भी कम आएगी, क्योंकि गेंद कम बल लगाएगी तो कम। अब किसी को धीरे से मारेंगे तो धीरे लगेगी, जोर से मारेंगे तो जोर से लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो वो गेंद भी उस पर कम बल लगाएगी तो उसको भी कम लगेगी। कब, जब टाइम उसका बढ़ गया, ठीक। तो हमें ये ऐसा याद रखना है। और बात करें हम, देखिए जब हम ये तो हो गया गेंद का कि ठीक, जब हम मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे क्यों कर लेता है, तो क्यों कर लेता है, ताकि उसे चोट कम लगे। किसके लिए, तो हो जाएगा आवेग। अब देखिए जब हम कभी किसी चिकनी सतह पर या कंक्रीट पर गिरते हैं, देखो सीमेंट सतह है, नीचे कौन सी सतह है, सीमेंट। जब हम सीमेंट सतह पर कूदते हैं या गिरते हैं तो हमें ज़्यादा चोट लगती है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी सतह पर कूदे जहाँ पर गादी लगी हो, तकिया लगा हो, बिस्तर हो या दलदली भूमि हो, मिट्टी हो या मिट्टी का ढेर हो, रेत हो, तब हमें कम लगती है। इस सीमेंट की सतह या पक्की सतह, सीमेंट की सतह या पक्की सतह। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए सीमेंट की सतह है, ये कौन सी सतह है, सीमेंट की। आप भैया यहाँ से ये भैया यहाँ से कूदेंगे, तब कूदेंगे तो क्या होगा, क्या टाइम बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, तो बल कम नहीं होगा। क्या होगा, मतलब टाइम कम नहीं होगा। तो टाइम कम है मतलब देखो अब यहाँ से यहाँ तक टाइम कम है, तो टाइम कम होगा तो बल क्या होगा, अधिक होगा। जब अधिक होगा तो इसको अधिक चोट लगेगी। क्या लगेगी, इसको अधिक चोट लगेगी। अगर ऐसी स्थिति होती कि ये वाला भैया है ये, तो ये किसकी सतह हो गई, सीमेंट की। किसकी सतह हो गई, सीमेंट। अब ये हमने ले लिया कौन सी सतह, गादी वाली सतह। अच्छे से बिस्तर लगे हुए हैं, गादी की सतह है, मिट्टी की सतह है, रेतीली सतह है, कच्ची भूमि है या पीली गार का ढेर है, समझ सकते हैं आप, ये वाली सतह। अब देखो अब ये भाई साहब फिर कूदेंगे, मानेंगे नहीं,
ये कूदेंगे। अब जैसे कूदेंगे, सपोज कि यहाँ से यहाँ कूदेंगे, तो अब देखिए ये क्या होगा कि ये वाली सतह जैसे ये कूदेंगे तो ये सतह नीचे बैठ जाएगी, ये सतह क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। देखिए अब ये सतह यहाँ तक बैठ जाएगी, मतलब क्या होगा, ये ऐसा ये बैठ गई। अब देखिए इसको टाइम ज़्यादा मिला, पहले यहीं तक था, टाइम यहीं तक था, अब इतना टाइम ज़्यादा मिल गया, इसे टाइम ज़्यादा मिल गया तो बल क्या होगा, कम। टाइम ज़्यादा बल कम, सीधी सी बात है। जब भी हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा तो हमें बल कम, बल का अनुभव कैसा होगा, कम बल का अनुभव होगा। क्यों होगा कम का बल अनुभव, क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। अब ये तो हम समझ गए कि गादी लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी, कारण समझ में आ गया। ठीक, दलदली भूमि है, अब दलदली भूमि है तो भूमि भी नीचे बैठ जाएगी। अब देखिए जैसे ये सतह है, ये वाली सतह है, तब ये जब जैसे आप कूदेंगे तो ये सतह ऐसे बैठ जाएगी। देखो लेवल हुआ कम, मिट्टी है बैठ जाएगी, रेत भी है तो नीचे बैठ जाएगी। ये किसके कारण होता है, आवेग। क्या पढ़ लिया हमने, आवेग। एक कराटे खिलाड़ी ईंट को अपने ऐसे ही तोड़ देता है, जैसे मारता है ईंट के दो भाग हो जाते हैं, तोड़ देता है। ठीक है, किसके कारण होता है, आवेग के कारण ही होता है। तो ये सब किसके उदाहरण है, हमारे आवेग के उदाहरण है कि क्यों नहीं लगती है। अगर ऐसे बात करें हम, जैसे दो गेंद है, एक क्रिकेट की गेंद है और एक टेनिस की गेंद है, सीधा सीधा अर्थ यूँ है, एक छोटी गेंद है एक बड़ी गेंद है। ठीक, हमने क्या नाम दे दिया इसे, बड़ी गेंद या भारी गेंद। छोटी गेंद, अब छोटी है तो स्वाभाविक सी बात है ये हल्की है। तो देखिए अब बड़ी गेंद है तो इसको कैच करना कठिन होगा, या इसमें कठिन होगा, या फिर चोट लगेगी। क्या होगी, इसमें चोट ज़्यादा लगेगी। अब ये हल्की है तो हम आसानी से कर लेंगे और चोट भी कम लगेगी, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बल लगाएगी, इसका वजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बल लगाएगी। तो ये किसके उदाहरण हो गए, हमारे आवेग के उदाहरण। मतलब टोटल मिलाकर हम एक साथ देखें तो द्वितीय नियम के उदाहरण हमारे हो गए। अब आता है इसके बाद न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा नियम आता है, तीसरा नियम आता है। तो ये हमें याद रखना है कि कूदते समय की केस क्यों नहीं लगती है हमें। ठीक, ऐसे हम यूँ भी समझ सकते हैं जैसे कि ये एक अच्छी सी दीवार है, पक्की दीवार है। अब इधर से एक अपनी गाड़ी आ रही है, 4 व्हीलर आ रही है, ये मारुति बस कार आ रही है। अब ये पक्की दीवार है तो इससे जब भी ये टकराएगी तो पूरी तरह बिखर जाएगी, मतलब ज़्यादा चोट लगेगी। अब सपोज कि ये ही दीवार है और इसके पीछे क्या लगे हुए हैं, हमारी गादी लगा दी हमने, तकिया कलाम लगा दिया, ये तकिया गादी ये लगा दिया। अब कार जब इससे टकराएगी तब चोट नहीं लगेगी, तब चोट कम लगेगी। क्यों कम लगेगी, क्योंकि अब इसे यहाँ तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इससे टकराएगी, इसकी टकराएगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसे ये कम टूटेगी बेचारी। तो इस प्रकार लगने का जो बात है, बल लगने का, चोट लगने का, ये किससे संबंधित हो गया, हमारा द्वितीय नियम से हो गया। अब आता है अपना तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब सीधी बात ये है, तीसरा नियम, तृतीय नियम, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। जितनी आप क्रिया करोगे उतनी आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसे दैनिक जीवन में आपने देखे होंगे, कोई व्यक्ति हो, आप उससे एक बात करो, वो आपको दो बात बना के दे दे। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं। तो पर वो 2 बात ज़्यादा बात हो गई, ये बात बराबर हो गई। अब समझते हैं कैसे। देखिए सपोज कि ये अपनी एक टेबल है और टेबल पर एक बुक रखी है। ये टेबल है अपनी, ये अपनी टेबल है। इस टेबल पर आपने किताबों का ढेर लगा दिया या कोई सी वस्तु रख दी। अब जितना बल ये वस्तु इस टेबल पर लगा रही है तो टेबल बल नीचे लगाएगी, जितना बल ये पुस्तक इस टेबल पर लगा रही है उतना ही बल ये टेबल ऊपर लगा रही है। तो दोनों बराबर है। जितना बल पुस्तक टेबल पर लगा रही है उतना ही बल टेबल ऊपर लगा रही है, मतलब दोनों बराबर कर रहे हैं। तभी तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, मतलब जितना ये नीचे लगाएगी उतना ये ऊपर लगाएगी। तो आया समझ में। हम जितना बल ऊपर लगाते हैं, मतलब पृथ्वी पर लगाते हैं, तो पृथ्वी ऊपर से हमें उतना ही लगाते हैं। सपोज ठीक, ये अपनी पृथ्वी माँ, धरती माता, और यहाँ पर आप बैठ गए।
ये। तो जितना हम इस पृथ्वी पर बल लगाते हैं नीचे की दिशा की ओर ये, तो उतना ही पृथ्वी भी बल लगाती है ऊपर की ओर। ठीक, तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया किसमें होती है? तृतीय नियम में। न्यूटन के तृतीय नियम में क्या होता है? क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। अब देखिए उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से सब कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण देखते हैं हम नाव खेने में। पहला तो हमारे चलने में देख लेते हैं हम, मनुष्य के चलने में। अब जैसे हम चलते हैं तो ये जो हमारे पैर है, इस पैर के द्वारा हम बल पीछे लगाते हैं, इस पैर के द्वारा हम बल पीछे लगाते, किस ओर लगाते? इस ओर लगाते। और हम चलते कहाँ पर है? आगे की ओर। पीछे यूँ बल लगाते हैं, चलते आगे की ओर है। कैसे होता है? हम बल पीछे की ओर लगा रहे हैं और चल आगे रहे हैं। तो ये जो बल है पैर द्वारा, ये क्या अपना पैर है, पैर द्वारा ये कौन सी सतह हो गई? पृथ्वी हो गई। सतह कोई सी भी सतह मान लो, सतह हो गई। तो इसमें हम पीछे की ओर बल लगा रहे हैं, किसकी ओर? पीछे की ओर। और हम जा कर रहे हैं आगे, हुआ लगा रहे थे पीछे की ओर, जा रहे हैं आगे, बराबर होगा। जितना पीछे उतना आगे, सीधी बात है, जितना पीछे उतना आगे। अब देखिए ऐसा क्या होता है? नाव चलाने पर, नाव को चलाते हैं हम, ठीक, तो उसमें भी क्या होता है? ऐसा ही होता है, हम पतवार से पानी को पीछे की ओर खींचते हैं। तैरने पर, बंदूक चलाने पर, रॉकेट, ये किसके नियम है? सभी तृतीय नियम पर स्थित है। देखिए ये अपनी नाव, ये पूरा अपना जल क्षेत्र, इसमें एक भाई साहब को आप बैठा दो। ये अब जब ये पतवार खींचेगा, ये अपनी पतवार है, तो पानी को अगर ये इस तरफ खींचेगा, किधर? यूँ खींचेगा, पानी इधर खींचेगा, मतलब पीछे की ओर। जब पानी पीछे की ओर खींचेगा तो नाव कैसे चलेगी? आगे की ओर। पानी जब पीछे की ओर धगाएगा तो नाव आगे चलेगी। किसके कारण होता है? इसके कारण होता है। ऐसा क्या होता है कि जब ये पानी है, अब व्यक्ति ये कौन सी सतह होगी? ये धरातल सतह आ गई। सपोज कि यहाँ पर कूदना है, तो अब जब भाई साहब यहाँ से कूदेंगे, ये वाले, तो क्या होगा? इसको पैर से पीछे की ओर धगाएंगे। किसको? इसको, इस नाव को पीछे की ओर धगाएंगे, तब ये जाके आगे कूदेंगे और यहाँ कूद कर आ जाएंगे। तो कैसे कूद कर आ गए? ये इन्होंने पीछे लगाया बल और कूदे ये आगे। तो गति, बल पीछे और आगे गति, तो जितना आगे उतना ही पीछे। ठीक, तो जितना पीछे बल लगाएगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। तो किसके कारण होता है? गति के तीसरे नियम के। हम दीवार में खींच ठोकते हैं, वो भी, तो ये किसके कारण हो गए? हमारे गति के तृतीय नियम। तैरने के कारण, देखिए अब हम तैरते हैं, अब देखना ये अपना पानी है, जब हम तैरते हैं तो नाव जैसी क्रिया हो गई कि ये भाई साहब जब ये तैरते हैं तो अपने हाथ से पानी को पीछे की ओर धकाते हैं, मतलब अपने ये हाथ से पानी को पीछे की ओर धकाते और आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया किस में होते हैं? चलने में, नाव से, मतलब हम नाव को खेने में, मतलब पतवार से पीछे, या नाव से कूदने पर नाव पीछे जाती है और हम आगे जाते हैं। तैरने पर, बंदूक, जैसे हमने बंदूक चला दी तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है। क्यों लगता है? कि जैसे वो आगे जाती है तो छोटा झटका हमें पीछे की ओर लगता है। रॉकेट, अब रॉकेट में भी ऐसे होता है, पीछे से, ये सपोज कि अपना रॉकेट है, ये अपना रॉकेट है, तो जब ये रॉकेट है तो पीछे से इसमें से तीव्र गति से गैस निकलती है, तीव्र गति से ये गैस निकलती है नोजल द्वार से। तो जब जितनी तीव्र गति से ये गैस निकलती है उतनी तीव्र गति से ये आगे बढ़ता है। तो गैस किधर निकल रही है? पीछे निकल रही है और ये आगे बढ़ रहा है। तो जितनी तीव्र गति से गैस निकलेगी उतनी तीव्र गति से ये आगे बढ़ेगा। तो ये सब नियम किसके हो गए? हमारे न्यूटन के गति के तृतीय के नियम हो गए। तो आज हमने न्यूटन के गति के तीनों नियम पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम जो भी हमने बल देखा था तो हम बल के प्रकार को पढ़ेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती।